ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग एक नज़म के लिहाज से बहुत अहम टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी जो है वो नज़म चलेगी और आज हम लोग नज़म के हवाले से बात करेंगे अल्लामा इकबाल की। ठीक है, अल्लामा इकबाल जो एग्जाम के हवाले से और दीन के हवाले से और दुनिया के हवाले से, तीनों ही हवाले से क्या है, बहुत अहम है। आपने पढ़ा होगा कि इनके 4 शेरी मजमूए हैं। ठीक है, जो किसमें है, उर्दू में है। एक जो है इनका आधा उर्दू में है और आधा जो है किसमें है, फारसी में है। कोई बता सकता है आधा उर्दू में और आधा फारसी में जो है उसका नाम क्या है? आधा उर्दू में आधा फारसी में है, उसका क्या नाम है? कोई बच्चे बताए। बिल्कुल, फोर्थ है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज का जो है वो साल कौन सा है, कोई बच्चा बता सकता है? अरमगान हिजाज कब शाये हुए? अरमगान हिजाज कब शाये है उनका? बिल्कुल, शाहिद इकबाल ने सही जवाब दिया है। 1938 में हुआ है और ये एक ऐसा इकलौता इनका शेरी मजमूआ है जो उनकी वफात के बाद जो है वो क्या हुआ, शाये हुआ। ठीक, इसी तरह से उर्दू के अलावा इनके जो है वो खुद अलग से फारसी के शेरी मजमूए हैं। फारसी के शेरी मजमूए हैं कितने? 4। फारसी के भी इनके 4 शेरी मजमूए हैं जो सीधे के सीधे किसमें लिखे गए हैं, फारसी में लिखे गए हैं। जैसे पहला आता है इसरार खुदी। पहला आता है इसरार खुदी, कब लिखा गया? 1915 में, 1915 में जो है वो ये लिखा गया इसरार खुदी। इसके बाद दूसरा है रमूज बेखुदी। रमूज बेखुदी, ये कब लिखा गया? 1918 में, 1918 में। इसके बाद पयाम मशरिक। पयाम मशरिक, ये कब लिखा गया? 1920 में, 1922 में। 1920 1922 में। और इसके बाद एक और लिखा गया जिसका नाम था जबूर अजम। जबूर अजम। तो ये 4 शेरी मजमू हैं और चारों के चारों पहले फारसी में लिखे गए हैं। जो उर्दू वाले लिखे हैं उन्होंने वो किस में लिखे हैं, वो उन्होंने बाद में लिखे हैं। पहले इनके 4 शेरी मजमू फारसी में है क्योंकि इनको जो है पहले फारसी बहुत पसंद थी, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप में क्या की, थोड़ी सी तब्दीली की और उर्दू की तरफ जो है वो क्या हुए, मुतवज्जह हुए। जिसमें इनके 4 उर्दू के या कह सकते हैं 3 उर्दू के मजमू हैं। पहला आता है बांगे दरा। बांगे दरा 1924। ईयर भी और इनके शेरी मजमू भी दोनों ही क्या है, एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाले जिब्रील। बाले जिब्रील 1935। इसके बाद तीसरा जरब कलीम। जरब कलीम, ये कब है? 1936। जरब कलीम 1936। इसके बाद अरमगान हिजाज जो मैंने आपको अभी बताया और आपने भी उसका सही जवाब दिया, अरमगान हिजाज। ठीक है, अरमगान हिजाज 1938 है, 1938। तो ये 4 इनके क्या है, शेरी मजमू है जो उर्दू में। बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरब कलीम और अरमगान हिजाज यानी कि 1938। ठीक, तो ये 4 इनके शेरी मजमू हैं उर्दू के और 4 जो है वो उनके शेरी मजमू हैं किसके, फारसी के। एग्जाम में यही जो है वो इनसे ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। या इनसे पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? नसरी से मुराद होता है जो नस्र में लिखी गई हो, जो पोइट्री में ना लिखी गई हो। पहली नसरी किताब, पहली नसरी किताब बता सकता है कोई बच्चा? अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेना। इनकी पहली किताब थी इल्मुल इक्तसाद। इल्मुल इक्तसाद कब लिखी गई? इल्मुल इक्तिसाद, इसके ईयर के बारे में कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये इल्मुल इक्तिसाद जो है उन्होंने अपने एक दोस्त मिस्टर आर्नल्ड की तहरीक पर लिखी थी। मिस्टर आर्नल्ड की तहरीक पर लिखी थी इल्मुल इक्तिसाद, मिस्टर आर्नल्ड। और ये कौन थे? इनके उस्ताद भी थे। उस्ताद किसके थे, फिलोसफी के या फलसफे के? मिस्टर आर्नल्ड इनके उस्ताद थे किसके, फलसफे के यानी कि फिलोसफी के। और इन्हीं की याद में यानी कि अपने प्रोफेसर मिस्टर आर्नल्ड की याद में इन्होंने एक नज्म लिखी है। तो बच्चा बता सकता है उस नज्म का क्या नाम है? उस नज्म का क्या नाम है? बिल्कुल, सबा, जोया और नाजिया ने सही बताया। आंसर हो जाएगा नालाए फिराक।
नाला फिराक एग्जाम में बहुत पूछी गई है कि नाला फिराक किसकी तसनीफ है, तो वो है अल्लामा इकबाल की। किसकी याद में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है मिस्टर आर्नल्ड, जो उनके क्या थे, प्रोफेसर थे, किसके, फलसफे के, फलसफे के। ठीक, चलिए ये कुछ बातें थी एग्जाम के हवाले से जो पूछी जाती है इनकी अदबी खिदमत पे। लेकिन किसी की भी अदबी खिदमत से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी हालात ज़िंदगी, क्योंकि हालात ज़िंदगी पहले आती है और इसलिए सवाल पहले हालात ज़िंदगी से बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो कवर करना है एग्जाम के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें होगी अल्लामा इकबाल के हवाले से। हालांकि मैं आपको उनकी अदबी खिदमत और भी लिखवाऊंगा, लेकिन यही जो है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो अब लिख लीजिएगा इनकी अदबी ज़िंदगी के बाद थोड़ी सी हालात ज़िंदगी। हालात ज़िंदगी, पहला सवाल बनता है कि इनका असल नाम क्या है, तो वो है शेख मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल, और इनका तखल्लुस हुआ इकबाल, तखल्लुस हुआ इकबाल। बात करें इनकी विलादत की या पैदाइश की, ये हुई है 1877, 1877 सियालकोट में। और यहीं पर स्टार बना के लिख लेना। पूछा जाता है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में किसकी पैदाइश हुई, इकबाल के अलावा सियालकोट में किसकी पैदाइश हुई। सबको पता होगा ये आंसर बहुत इजी है। ठीक है, आंसर शादमा कह रही है हाल ही की। अरे शादमा फैज की हुई है। सुबह सुबह क्या खाना वाना नहीं खा के बैठे क्या, चाय वाय बनवा के भिजवाऊं आपके घर, साथ में 2 पराठे भी, पनीर के भिजवाऊं या प्याज के, बता देना। अगर मैं टीचर ना होता तो मास्टर शेफ होता। ये बात बहुत से लोग जानते भी हैं। ठीक, चलिए। विलादत 1877 सियालकोट में हुई और पैदाइश हुई है, वो वफात हुई है इनकी, वफात 1938। कहाँ पर, लाहौर में। 1938 लाहौर में इनकी पैदाइश हुई है। इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम। इनकी वालदा का नाम, इनकी वालदा का नाम इमाम बीबी, इनकी वालदा का नाम इमाम बीबी। और दादा का नाम शेख रफीक, दादा का नाम शेख रफीक, दादा का नाम शेख रफीक। ठीक है, और इनकी बीवियां, एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियां की, अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियां की, कोई बच्चा बता सकता है। हाँ बिल्कुल, शादमा, जोया, शौकीन सबने सही जवाब दिया। आंसर हो जाएगा 3। इनकी उन्होंने 3 शादियां की। पहली शादी 1893 में की, 1893 में की, 1893 में। ठीक है, इसके बाद दूसरी शादी की इन्होंने 1910 में, सॉरी, दूसरी शादी की 1910 में, और तीसरी शादी की 1913 में, 1913 में। पहली 1893, दूसरी 1910 और तीसरी 1913। 1893 में की करीम बीबी से, करीम बीबी, ये इनकी पहली बीवी थी, करीम बीबी, जिनसे इनके एक बेटा हुआ और एक बेटी। बेटे का नाम था आफताब और बेटी का नाम था महराज, बेटी का नाम महराज। इसके बाद दूसरी शादी हुई इनकी 1910 में, ये हुई सरदार बेगम से, दूसरी बीवी का नाम सरदार बेगम। और इनसे भी 2 बेटे, 2 औलाद हुई। पहली औलाद का जावेद नाम, जो लड़का था, और एक लड़की थी जिसका नाम था मुनीरा, लड़की का नाम मुनीरा। इसके बाद तीसरी शादी हुई मुख्तार बेगम से, मुख्तार बेगम से। तो ये इनकी 3 बीवियां हैं, करीम बीबी, सरदार बेगम और मुख्तार बेगम। कोई बता सकता है अल्लामा इकबाल के अलावा और कितने शायर हैं जिन्होंने 3-3 शादियां की हैं, जिन्होंने 3-3 शादियां की। हाँ, मोमिन, मोमिन ने तो 2 की है बेटा, मोमिन खां मोमिन ने तो 2 की हैं। बताएं आप। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, दोनों साडू भाई हैं आपस में, बिल्कुल। एक तो सही जवाब आ गया जोया सरताज का। दोनों क्या है, साडू भाई हैं एक दूसरे के, और वो है जिगर और असगर। अल्लामा इकबाल के अलावा जिगर और असगर, इन दोनों ने भी जो है वो 3-3 शादियां की हैं। वेरी गुड मोहम्मद शफी। ठीक,
इसके बाद इनकी तालीम के बारे में बात कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल जो है वो क्या थे, कश्मीर से इनका ताल्लुक था और ये क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। कहा जाता है कि इनके दादा ने सबसे पहले जो है वो इस्लाम को कबूल किया था। कोई बता सकता है इनके दादा का क्या नाम है? अल्लामा इकबाल के दादा का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था दादा का नाम, बिल्कुल शेख रफीक। तो उन्होंने जो है वो क्या किया था, सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया था। कब किया था? 17वीं सदी में इस्लाम कबूल किया इनके दादा ने, और उसी वक्त से जो है वो क्या हो गए, ये मुसलमान हो गए। और इन्होंने जो है वो अपनी इब्तिदाई तालीम, यानी कि अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तिदाई तालीम एक मकतब में हासिल की। और मकतब किसका था? अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन का। अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन का मकतब था। उसमें जो है इन्होंने अपनी जो है वो इब्तिदाई तालीम शुरू की। ठीक है। और इसके बाद अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन के बाद इन्होंने दूसरे के मदरसे में जो है वो तालीम हासिल करनी शुरू की, जिनका नाम था मकतब हिसामुद्दीन। मकतब हिसामुद्दीन ये मकतब था। मकतब का मतलब होता है मदरसा या प्राइमरी स्कूल। ठीक है। और इसमें जो मौलाना थे वो था मौलाना मीर हसन। मौलाना मीर हसन, मीर हसन मसनवी वाले नहीं है, कभी आप लोग मसनवी वाले सोचे, ये दूसरे मौलाना है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी अरबी फारसी की तालीम जो है वो शुरू की मकतब हिसामुद्दीन से। हुआ ये कि अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन का मकतब था, उसमें एक उस्ताद थे जिनका नाम था उमर शाह। क्या नाम था? उमर शाह। तो उन्हीं के यहाँ पे जो है वो ये तालीम हासिल करते थे। और एक मरतबा मौलाना मीर हसन इनके मदरसे में गए, वहां पर इनकी नज़र अल्लामा इकबाल पर पड़ गई। तो मौलाना मीर हसन ने उमर शाह से क्या कर लिया, अल्लामा इकबाल को अपने लिए मांग लिया। क्या कर लिया? मांग लिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप में से कोई बच्चा है जिसे मैं मांगना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये मोहम्मद शौकीन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चा मेरी सारी क्लास में जो है वो लाइव रहता है। तो मैं इसे क्या कर लूँ, अच्छे से पढ़ाऊँ और इसे जो है वो मैं मांग लूँ। हालांकि बदकिस्मती ये है इस बच्चे के साथ, इस बच्चे की शादी हो गई, अब इसे मैं मांग नहीं सकता। तो इसी तरह से मौलाना मीर हसन ने जो है वो उमर शाह से इस बच्चे को क्या कर लिया, मांग लिया और अपने पास लिया है, और उसकी जो है वो तरबियत बहुत अच्छे से की। इसलिए कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल के जो पहले उस्ताद हुए हैं वो मीर हसन हुए हैं। हम लोग सोचते हैं कि शहरुल बयान वाले हैं, शहरुल बयान वाले नहीं है, दूसरे हैं। ठीक। इसी तरह से जब इनको मांग लिया गया तो इनकी जो मदरसे वाली तालीम थी वो तो ठीक चलती रही। तो मीर हसन को लगा कि अब जो है इनको दुनिया की तालीम की तरफ जो है मुतवज्जा करना चाहिए। तो 1883 में, 1883 में इनका एडमिशन करा दिया गया स्कॉच मिशन स्कूल में, जो कहाँ पर था? सियालकोट में था। जो कहाँ पर था? सियालकोट में। मोहम्मद शाहिद इकबाल बदकिस्मती क्यों बोल रहे हैं सर? बेटा शादी हो जाएगी खुद पता चल जाएगा। इसीलिए उस बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसे पता था। 1883 में 1883 में मिशन स्कूल में जो है इनको दाखिला मिल गया। और यहीं पर 10 साल बाद यानी कि 1893 में इन्होंने जो है वो किसका पास इम्तिहान किया? मैट्रिक का। मैट्रिक कहते हैं 10वीं को। मैट्रिक का जो है वो उन्होंने इम्तिहान पास किया। किससे? फर्स्ट डिवीजन से। फर्स्ट डिवीजन से। और इसी साल जो है वो इन्होंने क्या की? पहली शादी। बताइए, पहली शादी उन्होंने जो की वो किससे की? पहली शादी जो की वो किससे की? 11वीं को बेटा +1 कहते हैं। बिल्कुल शायना खातून सही बताया। किससे की? करीम बीबी से। यानी कि इनको जो है वो 10वीं पास करने का इनाम मिला। क्या मिला? पहली बीवी, या इनकी शादी कर दी। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, पढ़ने के लिहाज से भी और शादी के हिसाब से भी। तो अगर ऐसी बात है तो सारे बच्चे जो है वो पहली कर ले 10वीं में। रीजन ये बताया जाता है कि ये पहले दर्जे से पास हुए थे, अव्वल दर्जे से पास हुए थे, इस वजह से। ठीक है। इसके 2 साल बाद यानी कि 1895, 1895 में इन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया, यानी कि 12th का इंटरमीडिएट का इम्तिहान जो है उन्होंने पास किया। किससे? सेकंड डिवीजन से। इसलिए इनको इस मरतबा क्या नहीं मिला? कुछ भी इनाम नहीं मिला। अच्छा, इनाम से याद आया था, काफी सारा 1895 में इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है वो पास किया। इसके बाद 1897, 1897 में इन्होंने लाहौर कॉलेज से 1857 1897 सॉरी, इन्होंने लाहौर कॉलेज से क्या किया? बीए किया। और बीए भी किससे किया? सेकंड डिवीजन से। सेकंड डिवीजन से इन्होंने क्या किया? बीए पास किया। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक बच्चा कह रहा है सोलर सिस्टम कहीं गुम है। अच्छा, तो बेटा ढूंढो उसे। जोया सरताज, मगर इनाम आ गया। हाँ, आप रात ओवर एज हो रहे थे, अब आप देखो आपको मैंने वहां से पकड़ के इन एज कर दिया। आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, अब वो भरा गया। तो ये भी 15 लाख से कम नहीं है।
अगर देखा जाए 15 लाख तो एक महीने 1 साल की सैलरी है आपकी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अमूमन। ठीक, चलिए फिर इसीलिए कहा जाता है इंफॉर्मेशन इज द पावर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत बड़े योद्धा हैं। तलवारों से, बंदूक से, तोपों से, गोला बारूद से जंग नहीं जीती जाती, इंफॉर्मेशन से या कूटनीति से जीती जाती है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा पता हो, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपने घूंट घूंट भी रखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्लास में जितना भी बच्चा है, चाहे वो किसका भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो सब अपने आप में बाकमाल है। लेकिन इंटेलिजेंट का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, कभी नहीं होता इंटेलिजेंट का। हमेशा सिलेक्शन होता है सेंसिबल का, या जो बच्चा अपने IQ लेवल से एग्जाम को क्रैक करे। मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों से, 1 तारीख है, मेरी क्लास में सारे बच्चे जितने हैं, महमूद अली है, शादमा है, जोया है, शबा है, शौकीन है, शाहिद इकबाल है, शाइमा है, नाजिया है, वजाहत है, शान खातून है, ये और भी बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी, मैं सबको इक्वल पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा डर लगता है कि एक ना एक बच्चा जो है वो रह जाएगा। वो क्यों रह जाएगा? क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन इतनी है कि वो सोचता है कि मुझे तो सब आता है, मैं क्लास में क्यों ही जाऊं जब मुझे सब आता है। होते हैं ना कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो हमें पता है, कुछ अलग पढ़ाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे उस पर 0 आए या उस पर 1 आए। इसकी सबसे बड़ी तरकीब क्या है, इसका सबसे बड़ा जो मौजू है या मोटो है वो ये है कि अगर आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने 1897 में जो है वो लाहौर कॉलेज से BA किया, ठीक है, ये बात आपको पहले से पता थी। अब आप इस बात को जो है वो अपने अंदर दबा के रखें, क्योंकि ये बात तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता थी कि ये 2nd डिवीजन से क्या हुआ, पास हुए हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी, तो इससे जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, इजाफा हो गया। ठीक है? तो अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो और उससे अच्छी बात है। दोनों ही बातें क्या है आपके लिए अच्छी। चलिए ठीक है, अब ये जो BA इन्होंने किया उसमें जो है उनके क्या क्या थे, अरबी और अंग्रेजी। अरबी और अंग्रेजी जो है उसमें क्या थे, इनके मेन सब्जेक्ट थे। इसके बाद 1899 में इन्होंने क्या किया, MA। 1899 में इन्होंने किया MA। कहाँ से किया? लाहौर कॉलेज से ही किया। लाहौर कॉलेज से किस सब्जेक्ट में किया? यहाँ आ जाएगा आपका फलसफा, जिसे आप कहते हैं फिलोसफी। क्या कहते हैं? फिलोसफी, या हम जिसे कहते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाते जाते, क्योंकि उनका ऑफिस दूर है थोड़ा सा, तो ऑफिस जाते जाते जिस व्हीकल से वो जाते हैं, कार से या बस से, उसमें बैठ के क्लास लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि हम अपने घर पे बैठ के टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं कि बस हमें पढ़ाई का वक्त मिल जाए। उनकी बीवी है, बच्चे हैं, अपनी जाती जिंदगी है, पर्सनल जिंदगी है, प्रोफेशनल जिंदगी है, ठीक है, सोसाइटी में भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद भी वो अपने लिए वक्त निकाल पा रहे हैं कि हाँ बस हमें एक नौकरी मिल जाए, ताकि हमारा जो आगे का जीवन है वो थोड़ा सा सही हो जाए। बेहतर किसी का नहीं होता जॉब लगने के बाद भी, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं होता। बस थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। उसका एक ताज़ा सा उदाहरण ये है कि मान के चलिए आप कहीं खाने पे गए किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, और पहले क्या होता है कि आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ महंगी नहीं है। बस तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार खाने के लिए क्यों पैसा पूछना, चलो भाई खाओ और एंजॉय करो, अल्लाह ने पैसे दिए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें घर में आ जाती हैं, सहूलियत आ जाती है भाई, वरना और कुछ नहीं है। बाकी जब आप लोगों की लगेगी 6000 ग्रेड पे की या 4200 ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की, वो अलग है। ठीक है, वो कहते हैं ना थोड़ा सा मिल गया है, थोड़े की जरूरत है, बस वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके इंसान जो है वो क्या हो जाता है, पूरा मुकम्मल हो जाता है। ठीक, तो यहीं पर 1899 में प्रोफेसर आर्नल्ड से इन्होंने क्या सीखी, फिलोसफी सीखी। और इसके बाद जो है वो प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में इन्होंने एक नज़म लिखी जिसका नाम था नालाए फिराक। नालाए फिराक प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में जो है वो इन्होंने जो है वो नज़म लिखी। और इसके बाद जो है 1904 यानी कि 1904 में इन्होंने जो है वो अंग्रेजी के प्रोफेसर की, किसकी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश प्रोफेसर की नौकरी करनी शुरू कर दी। और वो भी कैसे, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये महज इन्होंने कितने साल तक की या कितने दिन तक की, ये महज की इन्होंने 6 माह तक, 6 माह तक इन्होंने ये नौकरी की 1904 में। इसके बाद 1905 1905 में ये कहाँ चले गए, यूरोप चले गए। क्यों चले गए? अपनी आगे की तालीम जो है वो मुकम्मल करने के लिए। सर जो लोग 20 घंटे स्टडी करते हैं क्या उनका ही सिलेक्शन होता है? उनका तो बिल्कुल नहीं होता है। जो 20 घंटे स्टडी करते हैं पागल हैं वो लोग। अरे स्टडी करने का एक तरीका होता है, अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपनी सोशल, अपनी फैमिली का जो वक्त है वो भी तो देना जरूरी है ना। अगर आप एक चीज पाके दूसरी चीज खो रहे हैं तो क्या ही फायदा आपका, बताइए, कोई फायदा है? एक चीज आपने पा ली, एक चीज आपकी खो गई, तो वो तो वही हो गया नील बटे सन्नाटा। जो अब नहीं कल को मिल जाएगी, लेकिन फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त वो तो फिर कहाँ आएगा। ठीक है, दोनों चीजों को क्या करना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए।
और वो जो है वो एक समझदार इंसान ही क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है इन्होंने 1905 में आला तालीम हासिल करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ पर जो है उन्होंने दाखिला लिया 1905 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज आपको पता है ब्रिटिश में है। ठीक, इसके बाद यहीं से ही 1907 में 1907 में इन्होंने जो है वो अपनी पीएचडी मुकम्मल की। पीएचडी, पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की? वो थी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी 1907 में। ये कहाँ पर है? ये है जर्मनी में। ये कहाँ है? जर्मनी में। और इनका मौजू क्या था पीएचडी का? मौजू था ईरान में माबादु तबीयत का इर्तिका, ईरान में माबादु तबीयत में इर्तिका। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये 1907 में जो है इन्होंने पीएचडी मुकम्मल की। कहाँ से? जर्मनी से, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। कोई बता सकता है अल्लामा इकबाल ने कितनी पीएचडी की है? अल्लामा इकबाल ने कितनी पीएचडी की है? हाँ बिल्कुल, मोहम्मद शौकीन ने सही जवाब दिया है। इन्होंने जो पीएचडी की है वो 7 की है, पीएचडी 7 की है। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने सातों के साथ ही स्कूल में जाकर की है, नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ से ऑफर करती हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के क्या बन जाइए, एलुमिनाई बन जाइए, एलुमिनी बन जाइए, ताकि हमें पता चल जाए बच्चों को भी कि फलाना शख्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो उससे क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है उस यूनिवर्सिटी का। जैसे आपने नाम सुना होगा आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। ये क्या है? ये सारी आईआईटीज है। ये ज्यादातर इंजीनियरिंग कोर्स कराती हैं। और जबकि जो पीएचडी है वो क्या है? वो ट्रेडिशनल कोर्स है। ठीक, तो पीएचडी हमेशा ट्रेडिशनल कोर्स में ही दी जाती है। ठीक, आपने सुना होगा अभी 1-1.5 साल पहले शाहरुख खान को एक डिग्री मिली है पीएचडी की, शायद ऑस्ट्रेलिया में मिली है, आई थिंक, मुझे जहन में नहीं आ रहा। हालांकि शाहरुख खान जो है वो एलुमनाई है किसका? जामिया का। ठीक है, इसके अलावा जावेद अख्तर साहब है, वो एलुमनाई कहाँ के हैं? एएमयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। मायावती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, अंजना ओम कश्यप जामिया से है। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जामिया से है। और आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो जेएनयू से है। ठीक है, हालांकि वो बहुत छोटी सी हैसियत का एक नन्हा सा आदमी है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया। अभी INRF यानी कि NRIF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में जेएनयू जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टॉप भारत की यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा से पढ़ रहे हैं। ये भी आप लोगों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। जबकि मैंने पहले ही कहा था अगर कोई बच्चा यहाँ पे हो कि मैं 2000, ठीक है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1929 में मिली। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से 1933 में मिली। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी से मिली, ढाका यूनिवर्सिटी से मिली 1936 में। इसके बाद इलाहाबाद से मिली, जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, 1937 में मिली। ठीक है, इसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मिली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मिली 1938 में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे जो है उनको क्या मिली। शादमा कह रही है आप असिस्टेंट प्रोफेसर है जेएनयू में। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल, ये मेरा जेएनयू तो है जहाँ आप लोग हैं, और मैं यहाँ आपका प्रोफेसर। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो इनको जो है वो पीएचडी मिली। हालांकि पीएचडी के बाद एक क्लास और होती है जिसे हम लोग कहते हैं डीलिट। ठीक, ये आखिरी होती है। इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता। कभी आप लोग सोचे कि कोई कोर्स करना पड़ता है डीलिट का? नहीं, पीएचडी के बाद आपका जो रिसर्च वर्क होता है, जो पेपर वर्क होता है, उसी की बिना पर जो है आपको डीलिट की डिग्री मिलती है। ठीक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये है ना अपनी हैदराबाद वाली, जो 1917 में जो कायम की गई थी, और 1955 में आग लगने की वजह से ये बंद हो गई थी। दारुल तर्जुमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई इनकी पढ़ाई के हवाले से, अल्लामा इकबाल की। हालात जिंदगी जो है मैं आपको पहले से इस बारे में जो है वो बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो अल्लामा इकबाल के हवाले से? सर एग्जाम कब तक हो सकता है? बेटा अभी इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिए आप, अभी मार्च चला है, मार्च अप्रैल मई, मई के बाद ही पॉसिबल है, मई के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले तो नहीं। आपके पास सफिशिएंट वक्त है, आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो अच्छा कर सकते हैं।
हाँ, एपी वालों का बिल्कुल डेट जो है वो मेंशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की 22/5/2024। ये एपी वालों के लिए जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं इनकी शायरी के हवाले से। ठीक है, जो इब्तिदाई तालीम के उस्ताद हुए वो हमने पढ़ा मीर हसन हुए। इसके बाद हमने बात की इनकी तालीम की, तालीम में कौन हुए, प्रोफेसर आर्नल्ड हुए। इसके बाद बात करते हैं शायरी की, तो शायरी में आते हैं इनके दाग दहलवी। ठीक है, दाग दहलवी के ये क्या थे, शागिर्द थे, या कह सकते हैं उस्ताद इनके शायरी के क्या थे, दाग दहलवी। कोई बच्चे बता सकता है दाग दहलवी के उस्ताद का क्या नाम है, दाग दहलवी के उस्ताद का क्या नाम है? दाग दहलवी के उस्ताद का क्या नाम है? नासिक। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बेटा ये देखो ना कि नासिक का पीरियड कब है, 1700 में है, और हम अल्लामा इकबाल 19वीं सदी में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, मैंने कहा ना कि सेंसिबल इंसान एग्जाम को क्रैक कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इनके उस्ताद हैं दाग दहलवी के शौक नहीं जोक, जोक। जोक के 3 शागिर्द हैं वो एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है मोहम्मद हुसैन आजाद, ठीक है, और एक है दाग दहलवी। जोक के शेख इब्राहिम जोक के, मोहम्मद हुसैन आजाद है, और दाग दहलवी। एक और उस्ताद, एक और शागिर्द है इनके जोक के। हाँ, शाह नसीर भी तो है, शाह नसीर भी तो है। नहीं नहीं, शाह नसीर तो उस्ताद थोड़ी है, शागिर्द थोड़ी है, उस्ताद है वो तो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं बेटा, एक एक और है। तो कहा जाता है कि जोक की जो शायरी को आगे बढ़ाया वो दाग ने बढ़ाया, और दाग दहलवी की ही मशहूरियत से जो है वो अल्लामा इकबाल इतना बड़ा शायर बना। कहा जाता है कि दाग दहलवी के आने से पहले वो बहुत बड़े क्या थे, एक तरीके से दुनियावी कामों में बहुत मशरूफ थे। मीन्स जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना, एक तरीके से आवारा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में आवारागर्दी करते रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से अल्लामा इकबाल भी थे। लेकिन जैसे ही ये दाग दहलवी की सोहबत में आए तो इनके ऊपर जो है वो एक अलग तरह का क्या चढ़ गया, रंग चढ़ गया। एक तसव्वुफ का जो है वो रंग इनके सर पर जो है वो चढ़ के बोला, और फिर वो ताउम्र तक रहा। इसीलिए अल्लामा इकबाल के नाम के आगे लगता है, आप लोगों को पता भी होगा। कोई बच्चा बता सकता है क्या लगता है अल्लामा इकबाल के नाम के आगे? मजहब के एतबार से तो याद रख लेना, इनके नाम के आगे लगता है रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल, नाज़िर सिद्दीकी ने बताया, और ये जो है वो बहुत बड़े बुजुर्गों के नाम के आगे लगता है रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने जो है वो सारी चीजें कहाँ से करी, इन्होंने जो है वो शायरी की तरफ, और ये हमको कहाँ से मिला, उनके शायरी के उस्ताद जिनका नाम था दाग दहलवी। ठीक है, दाग दहलवी। और कहा जाता है कि इन्हीं के जेर असर इन्होंने जो है वो अपनी इब्तिदा की, कहाँ से, गजल से, गजल से। लेकिन जो है इनको जो है वो गजल में पसंद नहीं आई, और इन्होंने जो है वो क्या कर दी, गजल को जो है वो तर्क कर दिया, और तर्क करने के बाद जो है वो नज़म की तरफ मुतवज्जह हुए, और इन्होंने अपनी पहली नज़म लिखी जिसका नाम था हिमालय, जिसका नाम था हिमालय। ठीक, हिमालय, जो इनका एक रिसाला था, मतलब जो लाहौर से निकलता था रिसाला, जिसका नाम था मखजन। ये रिसाला लाहौर से निकलता था, उसमें यह शायरी हुई थी हिमालय। और इसका नाम क्या था जब ये लाहौर के मखजन निकात में शायरी हुई, तब नाम था इसका कोहिस्तान हिमालय, कोहिस्तान हिमालय। ये क्या थी, इनकी नज़म थी जो हिमालय के नाम से मखजन निकात में जो है वो शायरी हुई थी, मखजन निकात में शायरी हुई थी, और इसी को जो है वो इकबाल की पहली नज़म जो है वो करार दी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। ये नज़म की तरफ जब मुतवज्जह हुए, या नज़म में जो है उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और जो शायर है वो क्या होने लगता है, मशहूर होने लगता है, और इसीलिए ये भी क्या होने लगे, मशहूर और मकबूल होने लगे। और जो इंसान मशहूर और मकबूल होने लगता है उसे जो है वो सियासत वाले अपने तरफ को खींचने की तरफ मुतवज्जह करते हैं। और आपको पता ही है 1906 में किसकी स्थापना हुई, 1906 में किसकी स्थापना हुई सियासत के एतबार से, 1906 में किसकी स्थापना हुई? बिल्कुल, शहना खातून ने सही बताया है, 1906 में स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। कहाँ पर हुई, ढाका में। और ढाका कहाँ है वर्तमान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक, तो अल्लामा इकबाल जो है वो मुस्लिम लीग से क्या हो गए, जुड़ गए। और यहीं पर जुड़ने के बाद कुछ साल बाद 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर होती थी गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होती थी? बिल्कुल, कहाँ पर होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, कोई बता सकता है अब तक
जब हम ये क्लास ले रहे हैं, कुल कितनी गोलमेज सम्मेलन हुई है, कुल कितनी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई है अब तक, जब आप तक हम क्लास ले रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली कितनी हुई है? 3 हुई है। और एक ऐसा वाहिद शख्स है, एक वाहिद शख्स है जिसने तीनों में जो है वो क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट मतलब तीनों में जो है वो भाग लिया है, तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो भाग लिया। उसका नाम बताइए। इकबाल ने? ना ना, बिल्कुल जोया सरताज ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में ही क्या लिया, पार्टिसिपेट किया है। अल्लामा इकबाल ने 2 में लिया है, ठीक है। भीमराव ने 3 बार लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 बार। कब कब लिया है? पहला लिया है 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस और तीसरी कॉन्फ्रेंस। दूसरी में अल्लामा इकबाल गए हैं, ठीक है, और तीसरी में भी अल्लामा इकबाल गए हैं, ठीक है। किसकी तरफ से गए हैं? तो मुस्लिम लीग की तरफ से गए हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से। यहीं पर एक सवाल और बन जाता है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए? ये सिर्फ एक बार गए थे, सिर्फ एक बार। इन्हीं तीनों में से बताइए कब गए थे? आखिरी में कह रही हैं जोया सरताज, वजाहत अली 2 में, बिल्कुल। कौन से में गए थे? दूसरे में गए थे 1931 में, 1931 में। और जब ये 1931 में गए, वहीं पर इनकी लड़ाई हो गई, ये इनका झगड़ा हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, जिसको सुलझाने के लिए आगे आना पड़ा लॉर्ड इरविन को। इसीलिए आप पढ़ते होंगे लॉर्ड इरविन समझौता 1931, 1931। याद आया कुछ? समझ में आया? हाँ। तो द पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का ये है कि सिर्फ आप अगर उर्दू में ही उर्दू को चीज को रिलेट करेंगे तो आप उर्दू में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उर्दू को थोड़ा सा और अलग सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम के हवाले से नहीं, बल्कि आपको अपने तारीख के बारे में पता होना चाहिए। और यहीं से जो है वो क्या हो गया, गांधी में और भीमराव में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, यानी कि मतभेद होना शुरू हो गया, जो आखिरी उम्र तक रहा, ठीक। और इसी के बाद एक, जब वहां से वापस आ गए, कहाँ से, गोलमेज सम्मेलन से, तो एक नया आंदोलन भी शुरू हुआ दोबारा से। कौन सा था वो? कौन सा आंदोलन दोबारा शुरू हुआ? क्योंकि गांधी जी को बुलाया इसलिए गया था कि वो समझौता, वो ये आंदोलन खत्म कर दे। सबा बेटा, चाय पानी मंगवाऊं आप लोगों के लिए? एक भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। सिलेक्शन नहीं लेना क्या? ये बस एक का आंसर दे देती हाँ नालाई फिराक है। बच्चा अगर यहाँ क्लास में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? ठीक है, ससुराल में तो बोलने भी नहीं देंगे, फिर ले आई बड़ी मास्टर नहीं। तो अच्छा है यहीं बोलो, वक्त मिल रहा है बोलने का। तो बताइए, गांधी जी को जब गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, तो उनको जो है वो कौन सा आंदोलन खत्म करने के लिए बुलाया गया था? और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने दोबारा से दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया। अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा। हाँ, नाज़िर सिद्दीकी ने वैसे सही जवाब दे दिया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, कौन सा आंदोलन था? वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था, असहयोग, जो है वो क्या हुआ, दोबारा से शुरू हुआ। असहयोग नहीं है मेरे ख्याल से, सविनय विनय आंदोलन है। असहयोग तो 1921 में शुरू, 1920 में शुरू हुआ था जब जलियांवाला कांड हुआ था। सविनय अविज्ञ आंदोलन है ये तो। हाँ, असहयोग तो जलियांवाला के साथ शुरू हुआ था। असहयोग 1920 में, हाँ, ये सविनय अविज्ञ आंदोलन था। सविनय अविज्ञ आंदोलन ये दोबारा शुरू था, असहयोग नहीं है। करेक्शन कर ले, फिर भी कोई बात नहीं, आपने अच्छा बताया, गुड। ठीक, चलिए। तो ये सारी चीजें थी अल्लामा इकबाल से। 1931 में पहली बार गए और 1932 में ये दूसरी बार गोलमेज में सम्मेलन में या गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। ठीक है, किसकी तरफ से गए? मुस्लिम लीग की तरफ से गए। ठीक, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं।